अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अपने ढंग के अकेले राजनेता हैं जो कभी भी कुछ भी बोल के कौतूहल पैदा कर देते हैं राजनीति में। अब मऊ सदर सीट पर चुनाव है, मध्यावधि चुनाव होना है। वहां मुख्तार अंसारी के बेटे की सदस्यता चली गई अब्बास अंसारी की, वहां हेट स्पीच में। अब चुनाव होगा। अब्बास अंसारी टेक्निकली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में आते थे। पहले राजभर कहते थे कि हालांकि वो प्रैक्टिकली सपाई थे, लेकिन अखिलेश जी ने जब गठबंधन था हमारा 22 में, तो उन्होंने अपना आदमी हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। तो इस नाते ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मऊ सदर सीट पर अपना दावेदारी कर रही है कि भाई सीट हमारी है। तो अब लड़ाएंगे किसको? तो इस मामले में सबकी निगाहें इस बात पर थी कि भाई इस पूर्वांचल की इस प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई में एनडीए किसको उतारता है और अखिलेश जी की पार्टी किसको उतारेगी। तो अचानक से ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया कि बाहुबली ब्रजेश सिंह से हमारे देश में सबसे अच्छे रिश्ते हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं ब्रजेश सिंह। अब और ये साथ में कि इस सीट पर चुनाव सुभपा ही लड़ेगी, यानी हमारी पार्टी लड़ेगी। अब सनसनी फैल गई। ब्रजेश सिंह का नाम ही सनसनी फैलाने के लिए पर्याप्त है। फिर मऊ की सीट जो वर्षों तक मुख्तार अंसारी के पास रही, उसके मुख्तार के बाद मुख्तार के बेटे के पास आ गई। 2.5-3 साल अब्बास के पास रही। तो माना गया कि ये अभेद्य किला है मुख्तार अंसारी के परिवार का, मऊ की सीट। कोई स्थिति बने, कोई मौसम हो, कोई परिस्थिति हो राजनीति में, ये मुख्तार के परिवार का ये किला भारतीय जनता पार्टी हिला नहीं सकती, ऐसी धारणा बनी। भाजपा ने प्रयास भी किए कई बार, लेकिन बात बनी नहीं। अब राजभर आ गए हैं एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर चाहेगी कि इस सीट से अंसारी परिवार का दबदबा खत्म हो, और यह भी ठीक है कि अखिलेश यादव की पार्टी अंसारी परिवार के ही किसी सदस्य को इस पर अपनी टिकट से उतारेगी, ये भी मोटे तौर पर लगभग तय है। तब भाजपा क्या करेगी? इस बात की संभावना कम है कि भाजपा यहां सीधा अपना उम्मीदवार उतारे, और अगर ब्रजेश सिंह को ही लड़ाना है बाहुबली को, तो भाजपा खुद बचेगी भी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ही आगे करेगी। बाहुबली की सीट
की काट के लिए दूसरा बाहुबली उतार दो। जब सुभपा की टिकट पर मुख्तार अंसारी का लड़का विधायक होकर एनडीए में बना रहे सुभपा, तो ब्रजेश सिंह लड़ जाएंगे तो क्या समस्या है? भाजपा के पास एक नैतिक अस्त्र ये भी रहेगा कि भाई ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की सीट थी, उनके कोटे की, उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट दी, हम क्या कह सकते हैं। और अगर ब्रजेश सिंह जीत गए तो मुख्तार अंसारी के परिवार का पूर्वांचल में एक बड़ा और मजबूत किला ध्वस्त हो जाएगा, मऊ का। और ये चीज भाजपा को 27 के विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर लाभ दे सकती है पूर्वांचल में। मुख्तार का मऊ में किला टूट जाए, उनका परिवार अगर लड़े वहां से पराजित हो जाए, या एनडीए का प्रतिनिधि वहां से जीत जाए, तो मुख्तार परिवार की, मुख्तार अंसारी के बाद, चूंकि मुख्तार अंसारी भी जिंदा नहीं ना, मुख्तार थे तो बात अलग थी, अब तो मुख्तार भी नहीं है, तो मुख्तार के बिना वाला जो अंसारी परिवार है माइनस मुख्तार, उसके लिए झटका बड़ा हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका हो जाएगा, क्योंकि ब्रजेश सिंह भी पूर्वांचल के ही बाहुबली हैं और मुख्तार और ब्रजेश में दशकों अदावत रही है, दशकों गोलीबारी हुई है, तो उस चुनाव का जो फ्लेवर है वो और कड़क हो जाएगा। और पूर्वांचल का महत्व इसलिए भी समझिए क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ में अपनी पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया है और उसको नाम उन्होंने पीडीए भवन दिया, और आज ही उन्होंने आजमगढ़ में अपने एक आवास का भी गृह प्रवेश किया है। मेरे ख्याल से ये बहुत सोच समझकर अखिलेश यादव ने कदम उठाया है कि एक घर सैफई में रहे, एक लखनऊ में रहे, तो एक पूर्वांचल में भी रहे और पूर्वांचल में आजमगढ़ में रहे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद भी रहे हैं, नेताजी आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, लेकिन ये संदेश की राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो सपा ने ये एक बड़ा संदेश दिया है पूर्वांचल के लोगों को कि भाई अखिलेश यादव ने अपना एक घर पूर्वांचल में भी बना लिया, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को पिछले कुछ चुनावों में ठीक ठाक समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल की जमीन उतनी उर्वर नहीं रही जितनी उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में रही। इस तथ्य को दिमाग में रखते हुए अखिलेश यादव का आजमगढ़ में अपना गृह प्रवेश करना एक बड़ा मैसेज देता है। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर, राजनीतिक परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश जी के आजमगढ़ में घर बनाने का मतलब क्या है और क्या बाया ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश सिंह की एंट्री होगी एनडीए में और मऊ में वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। दोनों बड़े सवाल हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। मऊ सदर सीट पर अब्बास अंसारी की सदस्यता जाने के बाद मामला वैसे तो अदालत के आंगन में है, लेकिन उपचुनाव की चर्चाओं के बीच सभी सियासी दलों ने अपने समीकरण सेट करने शुरू कर दिए और इस कड़ी में राजभर की दावेदारी ने इस दंगल को और दिलचस्प बना दिया, क्योंकि सुभाषपा मुखिया राजभर ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि मऊ पर हमारी पार्टी और हमारे चुनाव चिन्ह पर ही उम्मीदवार उतरेगा। कि यहाँ चुनाव होने की संभावना है, मामला न्यायालय में यहाँ चुनाव होने की संभावना है और भारतीय समाज पार्टी के लोगों को 2017 में चुनाव लड़ा गया था, 6,000 लोग से हार गए थे और 2022 में हम लोग जीत गए। आने वाला वोट का फैसला जो भी आता है, फैसला चुनाव कराने के लिए आता है, चुनाव कराता है, तब पूरी ताकत के साथ भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों पुनः
मऊ संसद की सीट छड़ी चुनाव की जिंदाबाद का नारा बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग करोगे नारा राजभर के इस दावे ने बीजेपी को भी तनाव दे दिया, क्योंकि राजभर की दलील है कि 2017 में इस सीट पर हमारी पार्टी कुल 6000 वोट से हारी थी। 2022 में ये सीट हम जीते थे और ऐसे में अगर उपचुनाव होता है तो सुभाषपा इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब सवाल उठा कि राजभर की पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा। अब्बास के अयोग्य होने के बाद क्या मुख्तार के परिवार से ही कोई चेहरा होगा? लेकिन सियासी गलियारों में जो नाम चल रहा है उसने तो नई हलचल मचा दी है, क्योंकि मुख्तार की पारिवारिक सीट पर बाहुबली ब्रजेश का नाम भी सामने आ रहा है। यही सवाल जब राजभर से पूछा गया तो अच्छे रिश्तों के रंग में अपनी रणनीति को साफगोई से छिपा गए राजभर। ब्रजेश सिंह से आपके रिश्ते कैसे हैं? पूरे देश में सबसे रिश्ते हमारे अच्छे हैं। ब्रजेश सिंह के बारे में? चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे उदय राठी जी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, कोई हो, सबसे अच्छे संबंध हमारे हैं। इस नाते अच्छे संबंध है क्योंकि हर क्षेत्र में अपना वोट है। राजनीति में जो लोग कदम रखे हैं उनसे सबसे संबंध है। उन्होंने कभी संपर्क किया क्या? संपर्क तो बराबर होता रहता नेताओं से। जी जी। मऊ सदर के संग्राम में गठबंधन वाले दलों में भी टेंशन दिख रही है। मुख्तार अंसारी की गढ़ वाली सीट पर बीजेपी भी पहली बार किसी भी कीमत पर कमल खिलाना चाहती है। राजभर पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव में भी बात नहीं बनी तो बीजेपी और सुभाषपा दोनों से अलग अलग उम्मीदवार मऊ के मैदान में दिखाई दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश जी के कह देने से भारतीय उनको टिकट मिल जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हाँ, ये मांगना काम है, सब लोग मांगते हैं टिकट, मांगना उनका काम है, लेकिन जो दावा कर रहे हैं कि टिकट बने छड़ी को मिल जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन है, जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन गठबंधन के लोग बैठेंगे तब तय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा सदर में। ऐसे मैंने पहले कह देने से कि नहीं हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो गठबंधन बैठेगी प्रदेश में, समिति बैठेगी, तय करेगी किसको चुनाव लड़ना है, सबसे राय करके विचार विमर्श करके ही प्रत्याशी तय होंगे। मऊ में उपचुनाव की बिसात पिछने लगी है। चर्चाओं की चाल अब उन चेहरों को लेकर भी तेज हो गई जो इस उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। अंसारी परिवार गढ़ बचाए रखने की दावेदारी में अपने ही परिवार के किसी चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारियों में जुटा है। इनमें अब्बास के छोटे भाई उमर और अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत का नाम सामने आया। इसी कड़ी में सबकी नजर समाजवादी पार्टी पर भी टिकी है। आज आजमगढ़ में अपने आलीशान कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अखिलेश यादव ने पूर्वांचल से अपने चुनावी इरादे जता दिए। हालांकि मऊ पर सपा के पत्ते खुलना भी बाकी है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिलकर के जीत गए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, पीडीए की रणनीति ने मिलकर के हमें उत्तर प्रदेश में दोनों दलों को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। नंबर 1 पर पहुंचे गए हम लोग। और इतिहास ये भी बताता है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। बहरहाल मऊ की चुनावी महाभारत में जातीय समीकरण का भी बड़ा रोल है। लेकिन फिलहाल तो सवाल यही है कि क्या त्रिकोणीय होगा मुकाबला। सवाल ये भी है, क्या ब्रजेश सिंह के मैदान में उतरने से बदल जाएंगे मऊ के समीकरण। और सवाल ये भी कि क्या राजभर ने अगर चल दिया ब्रजेश वाला दांव तो क्या सपा बीजेपी को होगा बड़ा तनाव। मुझे याद है एक बार ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इशारा करेगी या चाहेगी तो हम ब्रजेश सिंह को चुनाव में उतार सकते हैं। यानी उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई आप तय कर लो कि हमारी पार्टी टिकट पर अगर ब्रजेश लड़ जाएं और आपको आपत्ति नहीं हो तो हम ये काम कर सकते हैं। मुझे लग रहा उसी धारा को ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है ब्रजेश सिंह को भाजपा अपनी तरफ से टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर ऐसा कोई
समीकरण बनता है कि राजभर की छड़ी पकड़कर वो आ जाएं मैदान में, तो भाजपा को बहुत ऐतराज होगा राजनीतिक तौर पर। मुझे ऐसा भी नहीं लगता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि इतिहास बताता है जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। अब इस बात की भी समीक्षा और पोस्टमार्टम आज करना होगा हम लोगों को। मेहमानों से परिचय करा दें। आलोक वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं, सुबह सपा के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, अखिलेश जी ने कहा आज आजमगढ़ में कि इतिहास बताता है जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है उत्तर प्रदेश में। क्या है वस्तुस्थिति? देखिए, वस्तु स्थिति तो जो अखिलेश जी बोल रहे हैं ऐसी है, लेकिन अखिलेश जी का जो विश्वास मंच से दिखाई दे रहा था वो इस कारणवश दिखाई दे रहा था क्योंकि जो आजमगढ़ को और मऊ को एक पूरा आपराधिक छवि के लोगों द्वारा राजनीति की मट्टी से उसको पाट देना, इसलिए वो अखिलेश यादव जी को लगता है हर बार की जो है जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दबदबा रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार जो बाहुबली के नाम से जाना जाता हो और खास तौर पे एक विशेष वर्ग जो मुस्लिम समाज से आता हो, क्योंकि उन्होंने लगातार हमने देखा चाहे वो गाजीपुर हो चाहे वो मऊ हो, जो मुस्लिम वोटर होते हैं, मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए वो कई बार ऐसे प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया समाजवादी पार्टी ने जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक तो रही है, साथ ही साथ कई ऐसी धाराएं रही हैं जिसमें देश के खिलाफ भी उनके खिलाफ मामला बनता चला आया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि हमें ब्रजेश सिंह की जो पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी, वो भी आपराधिक छवि के रहे, लेकिन जो उनकी आपराधिक छवि रही है वो किसी अन्य कारणवश रही है। 1983 का जो उनके पिताजी की हत्या होती है, उसके बाद वो पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए बदला लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। बाद में भाजपा शासन में ही वो पकड़ करके आते हैं, बाकायदे जेल के अंदर उनको सजा होती है, जेल के अंदर वो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाहुबलियों से निश्चित तौर पे उन्होंने उसको सजा दिलाने का भी काम किया और उनसे दूरी बनाने का काम भी किया। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि जो ब्रजेश सिंह का परिवार रहा है उनका दबदबा बनारस की 4 सीटों पर 4 दशकों से लगातार बना रहा है, और चाहे उनकी पत्नी हो अन्नपूर्णा जी हो, उनका भी हमने देखा कि किस प्रकार से उनका विधायकी का दौर रहा। उनके बड़े भाई जो थे उदयवीर सिंह, उनको भी देखा हमने, और एक सुशील सिंह जी, चूंकि आपने जिक्र किया एनडीए का कि एनडीए क्या चुनाव उनको लड़ा सकती है, तो जो उनके भतीजे हैं सुशील, जो अभी भारत जो है वो लगभग एनडीए के नजदीक आ चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में वो दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो आपने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि ब्रजेश सिंह अगर चुनाव लड़ना चाहें तो राजभर जी की पार्टी उनका खुल करके स्वागत करेगी, और इसका माध्यम भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट उनको चुनाव न लड़वा करके अगर राजभर जी की पार्टी से लड़वाना चाहेगी तो लड़वाएगी, क्योंकि जो हमने देखा है मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, ये जो भी पूर्वांचल के बाहुबली रहे हैं, उनकी जो आपस में तान जो रही है, खींचतान रही है, वो किस प्रकार से रही है, और उसमें जो ब्रजेश सिंह है वो लगातार अब हावी होते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सीटों पर जहां की समाजवादी पार्टी हमेशा से ऐसे कट्टर अपराधियों को उतारती आई है जो एक विशेष वर्ग का वोट लेकर के जीतते रहे हैं। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि लोकसभा जो जीतता है, जो विधानसभा जीतता है वो बराबर होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फागू चौहान जी जो 2019 में मऊ की एक सीट से जीते थे विधानसभा सीट, और उसके बाद जो है वो राज्यपाल बना दिए गए थे जो है, और उसके बाद हमने देखा है कि वहां पर एक राज्य साहब थे, ठीक है सौरभ दुबे, ठीक मेरे ख्याल से ठीक है सौरभ, मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो ये इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जो लोकसभा में ज्यादा सीटें पाता है वो विधानसभा में सरकार बनाता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। किसी एक सीट की बात नहीं कर रहे कि फागू चौहान क्या क्या हुआ, वो विषय नहीं। भाई मैं राघवेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन इतनी बात तो साफ है, जब राजभर जी लिए गए एनडीए में तो लोगों ने कहा कि अब अब्बास अंसारी का मसला गले में फंस जाएगा, ओम प्रकाश राजभर को अंसारी को निकालना पड़ेगा। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, ओम प्रकाश आ भी जाएंगे, गठबंधन का हिस्सा भी हो जाएंगे, मंत्री भी हो जाएंगे और अब्बास भी बना रहेगा। ये सियासत है मेरे भाई। सौरभ दुबे, अब्बास अंसारी बने रहे ना एनडीए में,
कि नहीं बने रहे? किसने निकाल दिया उनको? और कोर्ट उनको उनकी मेमोरी खारिज नहीं करता तो वो भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि थे, नहीं थे? वो भी ध्वज प्रणाम करते। ये सियासत है, इसमें बहुत नहीं अभी नहीं, उसमें बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार फिर अपना ही बोला हुआ गले में फंस जाता है कि नहीं अभी नहीं सौरभ, जब दोबारा बहुत लंबी बात बोल जाता है आदमी उत्साह में, बाद में फिर उसको लपेटना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे वाकवीरों ने हमसे कहा कि भैया ना भाजपा में ओम प्रकाश तब तक नहीं आ सकते जब तक अब्बास अंसारी को नहीं हटाएंगे। हमने कहा मेरी छोटी बुद्धि कहती है अंसारी भी चलेगा, और चला ना। अब्बास अंसारी टेक्निकली चला ना, तो ब्रजेश में क्या समस्या है? राघवेंद्र द्विवेदी जी और ब्रजेश का परिवार बनारस में भारतीय जनता पार्टी को अगर जुड़ता है, चाहे छड़ी से जुड़े चाहे कमल से जुड़े, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, ये कम समझदार लोगों के लिए विषय महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए छड़ी और कमल दोनों एक है। क्या फैसला कमल वाले ही करेंगे कि छड़ी से भी कौन लड़ेगा, ठीक? तो जब तय ये होना, लेकिन ब्रजेश का परिवार बनारस और उसके आसपास के इलाके में प्रभावशाली रहा है, और बनारस भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। तो मऊ में वो लड़े चाहे चुलबुल लड़े, कोई लड़े, क्या एक रिश्ता तो बन जाएगा। उसी की भूमिका रची जा रही है राघवेंद्र बाबू। देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि भारतीय जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता में सबसे ज्यादा अगर कोई ओम प्रकाश जी के करीब है तो अमिताभ जी हैं। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो पहले आप भाप जाते हैं। रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी अभी कोई फाइनल नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, दोस्ती तो सबसे है। दोस्ती तो हमारी पहले जो था उससे भी है, जो लड़ेगा उससे भी होगी, क्योंकि बिना दोस्ती के हम न टिकट दे सकते, ना हम उसको अपना विधायक बना सकते। तो ये पार्टी डिसाइड करेगी, कमेटी डिसाइड करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ा जाएगा। अभी तो ये पाला एनडीए के पक्ष में है, एनडीए के लोग अभी बैठेंगे उस पे। ये है कि हम लोगों को अपने सिंबल पे चुनाव वहां लड़ना है, चाहे जैसे लड़ना पड़े। रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी को ये पता है कि समाजवादी पार्टी अगर पूर्वांचल में 47 से, पूरे उत्तर प्रदेश में 47-45 से आज मकान में भी गृह प्रवेश कर लिया आजमगढ़ में। बिल्कुल अमिताभ जी एक नहीं 4 आधार कार्ड बनवा लीजिए, लेकिन जनता के दिल में उतरने के लिए, जनता के हितों में काम करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। आपको आप ही के चैनल पे मैं डिबेट में था, आप थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग सपा के साथ अलायंस थे तो यही उपचुनाव था, अध्यक्ष जी हमारे कहे कि एसी कमरे से बाहर निकलिए, तो उस समय तो उनको नागवार लगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों को जितना आजमगढ़ की जनता ने दिया है शायद वो कभी नहीं वापस कर पाएंगे। आप देखिए पूर्वांचल के जिले, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, मऊ हो, चंदौली हो, भदोही हो, जौनपुर हो, देवरिया हो, आजमगढ़ हो, जिले के जिले जिता के भेजने का काम किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि साथ थे। अखिलेश यादव जी इस बात को जानते हैं कि अगर हम सैफई निवासी होके पूर्वांचल में जाएंगे तो पूर्वांचल के लोग हमको बाहरी करेंगे। और इनके जो जिला अध्यक्ष हैं हवलदार यादव, जो आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी स्पष्ट, आज उनका भाषण में देखा, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को लोग आजमगढ़ के बाहरी कहते हैं, तो अब आज से आजमगढ़ के निवासी हो गए। मुझे लगता है कि अब शायद सारे नेताओं को हर जिले में, उत्तर प्रदेश के सारे जिले में एक आवास बना लेना चाहिए। आवास बना लेने से अगर वहाँ के जनता के दिलों पर आप राज कर पाए तो ये बेहतर है। आवास बनाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है राघवेंद्र भाई, आएंगे दोबारा, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, नहीं हर जिले में मकान बना ले, नहीं तो संभव नहीं है ना। और जो हर जिले में मकान बना लेगा उसकी जांच भी शुरू हो जाएगी, भी जान लो। क्या कितना माल कहां से पाए कि 75 मकान बना लिए, क्या वो तो वैसे फेरा फेमा ईडी में अंदर चला जाएगा। वो बैठे हैं आलोक वर्मा जी, उनकी पार्टी तुरंत माइक्रोस्कोप से देख के बुक कर देगी। लेकिन ये जरूर है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, पूरब और पश्चिम में बहुत दूरी है, और उत्तर और दक्षिण में बहुत दूरी है उत्तर प्रदेश में। एक आवास जो टॉप लीडर है पार्टी का, उसका पूरब में और एक पश्चिम में होना ही चाहिए। इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं, अच्छी बात होना चाहिए। एक
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, होना चाहिए। मैं तो कहता हूं गाजियाबाद में कहीं एक योगी जी का भी आवास होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और बहन जी को भी बादलपुर और दिल्ली छोड़ के उधर कहीं पूरब में एक 4 BHK लेना चाहिए। क्या समस्या? लोगों को लगे ना। धर्मेंद्र भाई, पूर्वांचल में कोई ये ना कहे कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बाहरी है, इस बात की आज व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने कर दी कि लो भैया हम आ गए, लिखत पढ़त में आ गए, ये रहा मकान, इसकी फोटो देख लो और गृह प्रवेश के लड्डू खाओ। इससे कुछ रणनीति में फर्क पड़ेगा? जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए नमस्कार भैया। बात इसकी नहीं है कि एक घर बना लिया या एक कार्यालय बना लिया। भाई आजमगढ़ का स्नेह हमेशा समाजवादियों के साथ रहा और 1-2 मौकों को छोड़ करके 2009 में और 2022 के उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, बाकी हमेशा वहां सांप्रदायिक राजनीति को आजमगढ़ की महान जनता ने नकारा है और नेताजी ने वहां प्रतिनिधित्व किया, बड़े पैमाने पर काम किया, आत्मीय लगाव है। और स्वाभाविक सी बात है कि लखनऊ से आजमगढ़, पूर्वांचल के बीच में आजमगढ़ एक मिडिल प्लेस है और आजमगढ़ में कार्यालय बन गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने पर उनसे लोगों को मिलने का, उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आजमगढ़ की जनता ने सारी सीटें दी है। या आसपास कहिए कि जनपदों ने बड़ा, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, सबने समाजवादियों को अपार स्नेह दिया है और जो हम लोगों ने चुनाव में जनता से उम्मीद की थी उससे बेहतर दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी हम उनके साथ रहे। और आज देखिए अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज AI के नौजवानों के भविष्य से लेकर के जो बुनियादी सवालों तक सबको वहां उन्होंने एड्रेस किया और कमोबेश ये बता दिया कि हम अगला चुनाव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के मान सम्मान, मार्जिनाइज अगड़ों को साथ लेते हुए उनकी जो बुनियादी सवाल है और जो हम काम कर रहे थे 12 से 17 के बीच, जिसको इस सरकार ने ब्रेक कर दिया, तोड़ने का काम किया, उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको 1-2 चीजें, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, चाहे लोहिया ग्राम विकास योजना रही हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना रही हो, चाहे ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो डिजाइन किया गया था, तो इसके अगल बगल उस डिजाइन जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त किया दोबारा टेंडर के, उसमें हम लोग सड़कों के किनारे एमएनटीज के, उसमें हम लोगों ने मंडी का भी प्रोविजन किया था। मंडी, कोल्ड स्टोरेज की, किसानों की जो उपज है वो हाईवे के थ्रू बगल ही स्टोर हो, वहां चली जाए। दूसरी चीज देखिए, हम लोगों ने जब लैपटॉप देना शुरू किया था तो लोगों ने तमाम आरोप लगाया कि लैपटॉप से लड़के ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, यूज से ज्यादा मिसयूज पर चर्चा हो रही थी। लेकिन बड़े गर्व साथ कहता हूं अमिताभ जी, हम लोग चूंकि गांव से जुड़े रहे, जब कोविड का दौर आया और बच्चों की पढ़ाई का जिक्र हुआ कि कैसे होगा, तो उसी लैपटॉप ने कई गांवों में एक लैपटॉप पर 10-10, 15-15 बच्चे बैठ करके उन्होंने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू किया। मैं आपको एक घटना बताऊं अमिताभ जी कि मैं अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, कोविड के बाद एक हमारे साथ का जूनियर लड़का था, उसको उस दौरान आदरणीय अखिलेश जी की योजना से एक लैपटॉप मिला हुआ था और उसकी खुदा न खास्ता उसको गैस एजेंसी जो चिट होती है ग्रामीण इलाके में, एक गैस एजेंसी का कुछ निकला था फार्म, उसको गैस एजेंसी लाट हो गई और हम लोगों को बुलाया था उसने गैस एजेंसी का फीता काट के उद्घाटन करने के लिए और बड़े गर्व से सीना चौड़ा हो गया जब कंप्यूटर, हम लोगों के पास वीडियो है, कंप्यूटर उसका जो लैपटॉप से उसने चूंकि संसाधन कम थे तो अपने ऑफिस को उसी लैपटॉप से उसने सुसज्जित करके ऑनलाइन शुरू करना था और जब बटन दबाया गैस एजेंसी के जो ऑफिसर्स आते हैं और हमने, तो उस पर आदरणीय अखिलेश यादव और नेताजी के फोटो के साथ वही समाजवादी लैपटॉप उसके व्यापार में भी काम आया। तो गर्व होता है। दूसरी बात, अब कृष्ण अभी रुकना होगा दोबारा में ठीक बात। आलोक वर्मा जी, पूरब में जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, पूरब का मौसम भाजपा के बहुत अनुकूल कभी नहीं रहा, इस बार भी नहीं रहा, 22 में भी नहीं रहा, 24 में भी नहीं रहा। और पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने अपना घर बना लिया। कार्यालय बना लेना अलग बात है, घर बना लेने से एक मैसेज जाता है। सारा राजनीति तो खेल मैसेज का है, कोई मनरेगा की मजदूरी थोड़ी ना कि खेत में गड्ढा खोदना है, मैसेज का खेल है। आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जैसा आजमगढ़ का सपा का जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हमने वो टैग हटा दिया कि जब लोग आजमगढ़ आने पर कहते थे कि भाई अखिलेश जी बाहर के हैं, सफाई के हैं। सफाई में तो इताबा उनका पूरा परिवार है ही देखने के लिए।
अगर एक वहां वो एक पांव वहां रखेंगे आजमगढ़ में और एक सैफई में, तो आपको लगता है इससे कुछ बेहतर रणनीति साध पाएगी सपा और आपके लिए कुछ चुनौती बढ़ेगी? क्योंकि पूर्वांचल की जमीन, मैं फिर दोहराऊं, आपके लिए उर्वर नहीं है। आलोक वर्मा जी। भाई वो कहते हैं ना कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के घर में खुशी तब आएगी जब अपने घर से वो निकलेंगे, एसी दफ्तर से निकलेंगे, एसी का जो अपना मकान लखनऊ में है वहां से निकलेंगे और जनता से मिलेंगे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। क्या फर्क पड़ता है आजमगढ़ में एक उन्होंने ईंट गारे का मकान और बना लिया, एक और कोई घर वहां उन्होंने खरीद लिया। उनको तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिल पाते। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर मिलना चाहे अपने नेता से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उसके लिए इतना सुलभ नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं मिल पाता तो आम जनता की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 मकान वो यहाँ वहां बना लेंगे, कहीं पश्चिम में बना लेंगे, कहीं किसी और इलाके में बना लेंगे तो इलेक्शन जीत लेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, लोगों के बीच खड़े होना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन क्यों जीतती है? क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं और साथ ही संगठन को इतना मजबूत करते हैं, जमीन पर हम इतनी अपनी बात रखते हैं, संगठन अपनी बात रखता है, सत्ता अपनी बात रखती है, हमारे मंत्री भी जमीन पर उतरते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो वादा हमने किया था पिछले इलेक्शन के दौरान, पिछले चुनाव के दौरान, क्या हम उसे जमीन पर उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं। कटेरी सीट का एक उदाहरण दे रहा हूँ। 2024 में इलेक्शन हुआ था, नवंबर में ही शायद इलेक्शन हुआ था जी। कटेरी हमारे लिए बहुत आसान सीट नहीं थी, लेकिन हम वहां जीते ना। वहां कैसे जीते? हम जमीन पर उतरे, हमारा एक नेता वहां पर उतरा और लोगों को समझाया और लोगों को बताया कि अगर हमने 2017 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन हम लेकर के आए हैं, हमने उम्दा सड़कें दी हैं, नौजवानों के लिए काम किया है, किसानों की जिंदगी हमने बेहतर बनाई है, तब हमको वोट दें। और मुझे लगता है कि अगर 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले उपचुनाव में जीती है तो कहीं ना कहीं हमने काम किया है, कहीं ना कहीं लोग हमसे प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित है। तो मुझे लग रहा है कि वही फार्मूला, वही तरीका, वही अपना लोगों के बीच जाना, मुझे लगता है एक बार फिर से मऊ सदर सीट पर भी काम आएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ मऊ सीट को लड़ेगी। हमारे लिए वहां जीतना इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से हम वहां जब चुनाव होगा, वहां हमारा जो प्रत्याशी खड़ा होगा, वहां चुनाव हम जीतेंगे। आलोक जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन ये नपना हर स्थिति में लागू होता है। नपना तो एक ही रहेगा। नपना सोमवार को एक हो और मंगल को दूसरा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम चाहें तो भी नहीं हो सकता और दूसरा चाहे तो भी नहीं हो सकता। अगर बाई इलेक्शन आप इसलिए जीते कि जनता को आपके काम समझ आए, जनता ने आपके कामों को अच्छा माना, ठीक बात है, इसीलिए इलेक्शन को जीतता है। और अगर इलेक्शन हारता है कोई, तो उसकी भी व्याख्या फिर यही होती है कि जनता को आपका काम समझ नहीं आया। तब दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती कि गुड्डू ने भड़का दिया और पप्पू ने गुमराह कर दिया और चिंटू ने ऐसा कर दिया और पिंटू ने ऐसा कर दिया। ये नहीं चलेगा। अगर जीत इसलिए है कि आप अच्छे लगे, तो पराजय इसलिए है कि आप अच्छे नहीं लगे। सरल भाषा है यही ना। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, कोई माई का लाल भारत की जनता को गुमराह नहीं कर सकता, कभी नहीं, नेवर। सारे नेताओं की सामूहिक बुद्धि एक साथ रख लो, उससे कई हजार गुना ज्यादा बुद्धि भारत के नागरिक की है, वोटर की। तो आलोक जी, ये बात तो हमको ध्यान रखनी होगी। जय किस कारण से हुई और पराजय किस कारण से हुई। हम फिर उसी बात पर आते हैं कि सौरभ जी की अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं कि इतिहास ये बताता है कि जो लोकसभा में अधिक सीटें जीतता है वही उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीत के सरकार बनाता है, उनके इस दावे का आधार क्या है? एक, और पिछले कुछ चुनावों को अगर हम देखें, लोकसभा के और उसके बाद विधानसभा के, तो उनके रिजल्ट क्या अखिलेश यादव के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए अमिताभ भाई, अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एक अच्छे नेता हैं, लेकिन अपरिपक्वता है उनकी। और राजनीतिक चर्चा हो रही है तो राजनीतिक चर्चा के नाते जो मैं कह रहा हूँ कि चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो,
वो इतने बड़े घराने से आते हैं कि उनकी संपत्ति वो चारों तरफ फैली। वो एक अलग बात है कि वो रजिस्ट्री कब दिखाना चाहते हैं, कब रजिस्ट्री नहीं दिखाना चाहते। हाँ ठीक है, अब अगर जनता के सामने एक आपको वास्तव में आजमगढ़ में रहना है, आजमगढ़ की जमीन पे काम करना है, तो रहिए, उसका स्वागत करेगी जनता। उत्तर प्रदेश के आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव वाली और विधानसभा चुनाव वाली बात आपने पहले भी पूछी थी, और दूसरी बात भी मैंने पहले भी बताया कि ये जो उनका गणित है लोकसभा और विधानसभा वाला, मैं इससे तार्किक रूप से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि मैं इसको आपको जो है तर्कों के साथ बताता हूं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में चूंकि हमने ये भी कहा कि गुमराह करके कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और अखिलेश यादव की पार्टी जीत गई, उसमें जो आपने अभी कुछ चीजें जोड़ी है, मैं उस चीज को स्वीकारता हूँ कि कुछ ना कुछ तो अपने अंदर भी कमियां रही होंगी, जिस वजह से कोई जो है ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो अगर लोकसभा की हम परिणाम को देखें तो अखिलेश यादव जी के पक्ष में आए थे, और लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वो प्रमाणित करने का एक पुख्ता वहां पर सबूत उनके पास था कि हमने जो लोकसभा चुनाव की सीटें जीती है वो वास्तव में अपने मेहनत के, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और अपने जो जमीनी मुद्दे हैं उसके आधार पर जीती थी। इसका प्रमाण तब मिल जाता जब वो जो उपचुनाव 10 सीटों के होने वाले थे उसमें 10 में से 6, 7, 8 कुछ भी जीत गया थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अखिलेश यादव जी का समीकरण है, जो लोकसभा में उनके दावे थे, वो विधानसभा के विपरीत दिखाई देते हैं। विधानसभा में 10 में से 8 सीटों पर, और वैसी बड़ी बड़ी सीटें जिस पर समाजवादी पार्टी दावा करती थी कि इस पर तो हमारी 100% जीत तय है, भारतीय जनता पार्टी की 100% हार तय है, बावजूद उसके वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी, और वहां पर स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ कमियां होंगी तो वास्तव में जो संविधान और आरक्षण को लेकर बरगलाने वाली नीति थी वो समाजवादी पार्टी, उसमें सफलता मिली थी लोकसभा में। और विधानसभा जब उपचुनाव हुए, वहां पर उपचुनाव हुए, उसके अंदर पूर्ण रूप से उनकी जो नीति थी समाजवादी पार्टी की वो फेल हो गई। इसलिए जो अखिलेश यादव जी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो उनका पूर्वांचल में बाहुबलियों पर पकड़ होती थी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी वहां पर बहुत सारे हैं, मऊ के अंदर हैं, आजमगढ़ के अंदर हैं, जिस पीढ़ी की वो लगातार वो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो लगातार कुछ जातियों के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं कि अपरिपक्वता उनकी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि जो अखिलेश यादव जी है वास्तव में जो अपने पिताजी की जो राजनीति थी उनकी कहीं ना कहीं उसकी जो दूरी थी उसके आसपास वो वापस जाना चाह रहे हैं। 27 का चुनाव नजदीक है, इसलिए उनको लगता है कि ये जो बाहुबली वाली बात थी, जिसका पूरा एक साम्राज्य था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, वो पूरा साम्राज्य ढह गया। लेकिन आप जो बात कह रहे थे कि उनके पुत्र जब राजभर जी की पार्टी शामिल होती है तो बीजेपी की ऐसी सरस्वती की उनको हटा दिया जाए। देखिए, एक बात मैं, जहां तक मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऐसे लोगों का अपने अंदर सम्मान करती है जो पार्टियां उनके साथ में गठबंधन में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे जो है वो अन्य किसी की पार्टी हो। नीतीश कुमार जी के साथ भी व्यवहार हमने देखा है, वो ऐसा अपमानित करने का प्रयास अपनी साथ वाली पार्टियों को नहीं करते। इसलिए ये जो राजभर जी की पार्टी थी उनका निर्णय था कि उनको रखना है या नहीं रखना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी, योगी जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या सुधर जाए। वो सुधरे हुए लोग, जो धनंजय सिंह बदनाम दिखाई देते थे ठेकेदारों में, जो ब्रजेश सिंह बदनाम दिखाई देते थे, वो तो सब सुधर गए। आज तो उनके ऊपर एक भी घटनाएं नहीं दिखाई देती, कहीं भी अगर बदमाशी में उनका नाम आ रहा हो तो उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन वो वही शासन था, अगर आज जो है जेलों के अंदर अदालत में न्यायालय ने उनको सजा दी तो इसी कारण से दी कि एक सरकार, अच्छी सरकार काम ठीक है सर, रुकना होगा। मूल विषय जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो ये हम लोग उसके पड़ताल करनी चाहिए। उधर नहीं गए सौरभ, उधर नहीं गए, दूसरी बात तो मूल उलझ गए। मैंने पूछा था कि 5, 7, 10 इलेक्शन देख लो एक बार इंटरनेट पर है और फिर बात करो तर्क के साथ कि जो बात वो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। दुनिया की बात में घूम गए। खैर चलो, एक बात मैं और कहता हूं, इतना सरलीकरण भी नहीं करना चाहिए किसी चीज का। स्मृति ईरानी ने अमेठी में मकान बनवाया, बनवाना ही चाहिए। मुंबई इसमें मकान से अमेठी कैसे चलेगा? जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में मकान लिए,
इसमें अच्छी बात है, लोकतंत्र में अपने इस इलाके का सम्मान करना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या को मुंह बिचकाए? सबको करना चाहिए। जहां से आप चुन के आते हैं वहां आपका आवाज क्यों नहीं होना चाहिए? लोकतंत्र में इतना तो कम से कम करो भाई कि उड़न खटोला से आए, चुनाव लड़ा, उड़न खटोला से वापस, टाटा बाय बाय। नहीं, इसलिए सही को सही कहना चाहिए, हम लोगों में इतना रहना चाहिए, ऐसा घोर माठा भी ठीक नहीं। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपकी पार्टी ने भी 180 डिग्री पर घूमने का एक रिकॉर्ड बनाया। पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब्बास हमारा ओरिजिनल आदमी नहीं है, ये अखिलेश यादव का आदमी है? हमको डरा धमका के उन्होंने टिकट दिलवा दी, चूंकि हम अलायंस में थे। अब हम उनसे क्या कहते, बड़े नेता। और जब इसकी अब्बास की मेंबरी गई तो उन्होंने कहा ये तो मेरा ही आदमी है ओरिजिनल, मेरा ही आदमी है ओरिजिनल। भाई क्यों ऐसा, क्या उनको बीच में समझ में आ गया एनडीए में रहते हुए कि अब अब्बास को ओन करने का समय आ गया कि अपने ही बच्चा है? शुरू में वो कह रहे थे मेरा बच्चा नहीं है, क्या वो कह रहे थे अखिलेश यादव ने हमारे घर छोड़वा दिया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों ऐसा क्या बीच में घटा कि एनडीए में रहते हुए राजभर साहब इतना कंफर्ट जोन में आ गए कि बोले नहीं हमारा ओरिजिनल बच्चा है, आओ? क्या अब बोले हम इसके लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे अब्बास के लिए? क्यों? अमिताभ जी देखिए, हमारी लड़ाई अब्बास नाम से नहीं थी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रत्याशी जब तक हमारे नहीं थे, जब तक प्रत्याशी वो थे, जीते नहीं थे, तब तक वो सपा के थे। जीते तो छड़ी पे, तो वो हमारे अब्बास नहीं है, वो हमारे विधायक हैं। विधायक और अब्बास में अंतर है। और हमारे सिंबल पे कोई विधायक हो, चाहे XYZ नाम कुछ भी हो, वो हमारा आदमी है। वो किसी के द्वारा भेजा गया हो, हेलीकॉप्टर से आया हो, एम्बेसडर से आया हो या पैदल आया हो, वो तब तक उसका था जब तक मेरे सिंबल पे वो चुनाव नहीं जीता था। अब चुनाव जीत गया, वो एक्सीडेंट ही मानिए, एक्सीडेंट के ही द्वारा आया, तो आदमी तो मेरा था। विधायक मेरे सिंबल पे है, विधायकी गई, उसके लिए शासन प्रशासन कोर्ट कचहरी जो भी है उसके लिए पार्टी भी तैयार थी, वो भी तैयार। तो इसमें गलत क्या है? हम तो पहले भी कह रहे हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, वो एक एक्सीडेंट हुआ कि हमारे पास प्रत्याशी वो जबरदस्ती दिए, उनके प्रत्याशी को हमने अपने सिंबल पर लड़ाया, जीत गया। तो अब ये तो कहा नहीं जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, सिंबल तो मेरा है। और रही बात कार्यालय बनाने की, आवास बनाने की, तो अमिताभ जी मुझे लगता है कि बरसों से आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोग समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को और इनके पिताजी श्रद्धेय मुलायम जी को दिलों में बसाते थे। दिलों में नहीं बसाते तो शायद सैफई में बैठ के और यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतना बड़ी मुश्किल है। अखिलेश जी ने बड़ा लेट कर दिया कार्यालय बनाने में। केवल कार्यालय आवास बना के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह आप आवास बनाते रह जाएंगे, आपके आधार कार्ड पर पता बदलता रह जाएगा, लोगों के दिल में आपका जो विश्वास था, जो आपको जनता के बीच में उतर के करना चाहिए था, फिर आप वही एक मिनट रुको। अभी ये कैसे जान पाए आप कि वो दिलों में बसने का कोई काम नहीं कर रहे? हो सकता कर रहे हो, अभी तो कोई ऐसा इम्तिहान हुआ नहीं। 24 का हुआ, अभी कहां ऐसा इम्तिहान हो गया कि वो दिलों में बसने काम नहीं कर रहे, उनने बस मकान बना लिया? अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे इम्तिहान तो होने दो बाबू, तब ना देखेंगे कि दिल में बसे कि कहां बसे और बसे कि नहीं बसे। अभी कैसे हम लोग घोषणा कर सकते हैं कि कौन दिल में बसा और कौन मोहल्ले में है? भाई देखो राघवेंद्र बाबू, एक बात कहें, आपकी पार्टी ने घोसी में चुनाव लड़ाया क्या? अरुण को, अरुण हारे, फिर भी आप ये तो कहते हो कि हमने पूरे पूर्वांचल में सपा को जिताया, कहते हो ना? फिर भी आप ये दावा तो करते हो कि पूरे पूर्वांचल हमने सपा को जिताया। ये सपा ये पूछ सकती है पलट के कि भैया आपने हमको जिता दिया, हमारे एमपी बनवा दिए, तो अपना क्यों नहीं जिता लिए? नहीं,
इसीलिए मैंने कहा कि ये वोट की पहेली है मित्र, इतनी सरल थोड़ी न होती है। खैर, धर्मेंद्र सिंह जी, मैं इस बात को समझना चाह रहा था, मैंने इसीलिए सौरभ जी से भी वही प्रश्न किया, आपसे भी करता हूं कि अखिलेश जी के इस बात का कहने का आशय क्या कि जो लोकसभा में सफलता अर्जित करता है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। देखिए अमिताभ जी, आपका सवाल बहुत जायज है और आपने ये सवाल कई बार सौरभ जी से पूछा, लेकिन चूंकि अंदर से इतना प्रेजुडिस से भरे बैठे हैं कि एक पार्टी को लेकर के इनके मन में जो आता है अपने हिसाब से अपना वाला, इन्होंने तो बहुत बढ़िया परिभाषा दी अमिताभ जी, इसको सुनिएगा और इस पर अध्ययन करिएगा कि मेरा वाला माफिया और वो वाला माफिया। जे हॉस्पिटल कांड दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था, मैं खोल दूंगा तो बहुत जाएगा, बहस उधर चली जाएगी, लेकिन आप देख लीजिएगा कि इन्होंने बड़ा क्लीन चिट दे दी, कोका से लेके क्या क्या लगा था तो हो गया। बाकी हम तो यही कहेंगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गाली, ये ख्याल अच्छा है, आपको मुबारक हो। भाई साथी सुबसपा के हमारे जो कह रहे थे, आपने खुद ही पूछ लिया, उसके पहले हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी जीत करके गए थे, इस्तीफा दिए, और हमको लगता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ बूथ जा करके मेरा चुनाव है, क्या किया जनता ने वहां जवाब दिया, हमको उस पर कुछ नहीं कहना है। आजमगढ़ और महू की जनता ने या पूर्वांचल की जनता ने खुद ही इनको कई मौकों पर ठीक कर रखा। आपने जो सवाल किया, देखिए ये एक सेट पीछे 2-3 चुनाव का अमिताभ देख लीजिए। 2009 में हमको सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला था लोकसभा के चुनाव में। 2012 में हम सरकार में आए, 2009 में 23 सीटें मिली थी, 2012 में 224 विधानसभा सीटें मिली। 2014 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत के साथ जीत करके गई, 2017 में हमको हार मिली। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई और 2022 के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। तो यो एक सर्कमस्टेंसेज एविडेंस अगर देखें तो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा है। एक तरफ से कहिए अगर विधानसभा के सीटों के हिसाब से तो सुनामी की तरह है, इनको बाहर कर दिया, आउट हो गए। तो एक ये तारतम्य जनता के बीच जब आप भाषण देते हैं और अपने तथ्यों को रखते हैं तो एक ये जो तारतम्य जो बन रहा है उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिस पर अलग से कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। ये सिंपल सा ये जुड़ भी रहा है। अमिताभ जी, जो आपका सवाल है, मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है कि उस चुनाव में ये जो इसका स्पेसिफिक प्रश्न था वो ये होता है। दूसरी चीज, अगर हम लोग अगर इजाजत हो, समय हो, तो गुमराह कौन रहा कर रहा है? भाई सौरभ जी कह रहे गुमराह करके लोकसभा में, अरे साहब गुमराहियत शब्द पे एक बार हमारे अमिताभ जी ने आपको बता ही दिया कि जनता बहुत समझदार है। गुमराह आपने बोला था आरक्षण खत्म करेगी बीजेपी, संविधान खत्म करेगी, वो टोटल गुमराह करने वाला विषय था और मैंने सही बोला। मैं भी कह रहा हूँ क्या अमिताभ जी? नहीं अमिताभ, हम कह रहे थे, अमिताभ जी हम कह रहे थे संविधान बदल देंगे ये लोग, तो आप देख नहीं रहे, कह रहे हैं कि उसमें से समाजवादी हटाना है, उसमें से धर्मनिरपेक्ष हटाना है, उसमें तो वो तो आपने परिवर्तन किया भाई, सुप्रीम कोर्ट बार-बार इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी जी ने परिवर्तन आपको किया उसके अंदर। अगर गलती से पूर्ण बहुमत मिला होता तो सबसे पहले आप संविधान हटाते। आप जब नौकरियों में संविधान लेकर के आ रहे हैं तो संविधान आरक्षण का पालन कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति निरपेक्ष है? क्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी संसद में बुलाई थी? क्या संसद के अंदर वो चेंज किए इन दो शब्दों को संविधान के अंदर डाला गया? क्या इमरजेंसी के अंदर तानाशाही के तहत था? ये बात सत्य थी, इसको आप कैसे झुठला सकते भाई? ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर साहब संविधान के अंतर्गत ये दो शब्द नहीं थे और ये दो शब्द तब डाले गए जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बिना संसद बुलाए, बिना इस पर चर्चा किए उन दो शब्दों को संविधान के अंदर डाल दिया। और आज इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए कि देश पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, और इस पर चर्चा होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी हटाने की जरूरत पड़े तो हटाना भी चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी उस समय संविधान के अंदर संशोधन करके इन दो शब्दों को डाला गया और आप लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी होगी तो संविधान चेंज, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। अरे भाई, जो काम आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने किया आप उसका लांछन बीजेपी पे लगा रहे थे, तो मैं तो कहूँगा आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। आपने लगातार गुमराह करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको करारा जवाब दिया। 10 में से 8 सीटों पे आपकी बड़ी प्रचंड हार हुई और इससे ये तय होता है कि
जनता ने उसको नकार दिया, नकार दिया। और लगातार जो आप लोग इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को सपोर्ट करते हैं, मैं बता दूं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इसका विरोध करते थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने इसका विरोध किया था, इमरजेंसी का, आपातकाल का। उस समय जो लोहिया साहब को, उस समय जो लोहिया साहब के विचार थे उनको कुचल दिया गया था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या इंदिरा गांधी जी का वो सही कदम था? जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को कुचला गया, जिस प्रकार से लोहिया जी के विचारों को कुचला गया, आप लोग कैसे सहमत हो सकते हैं भाई? आज इमरजेंसी के अंदर जिस प्रकार से संविधान के अंदर संशोधन किया गया, इसमें आप लोग उस पर एक शब्द नहीं बोलते। और भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, सौरभ दुबे जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं आलोक वर्मा जी के पास चलूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूं कि जो बात कही जाती है, मैंने ये बात पहले भी कही, कोई पहली बार नहीं कह रहा आलोक भाई, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन परिणाम आए थे लोकसभा के, उस दिन से मैं लगातार एक ही बात दोहरा रहा हूं। मैं तो नपना कभी बदलता नहीं, अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे तो 2 गिलास पियो। क्या मैंने तब भी कहा था कि हम मान लें कि सपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने बरगला लिया सबको, क्या? तो जब ये बरगला रहे थे गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, तो आप लोग लूडो खेल रहे थे। जिस घर में ये बरगला के जाते थे, आप उस घर में क्यों नहीं जाके समझाते थे? आप क्या कर रहे थे? हम मान ले, चलो आपकी मान ले इनने बरगलाया, ये ननकू क्या बरगला के गए, आपके प्रचारक जाने चाहिए थे ननकू क्या और बताना चाहिए था कि भाई ये झूठ बोल रहे। आप कहां थे? ये सौरभ दुबे को भी सोचना पड़ेगा, आलोक वर्मा को भी सोचना पड़ेगा, और द्विवेदी को भी। आप अंताक्षरी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? चुनाव के समय में चुनाव से बड़ा कोई काम तो होता नहीं। ये इतने पराक्रमी थे कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबको बरगला गए, और आप दूर बैठ के देखते रहे गंगा के तट पे। बोले गुरु बरगला आ रहा है, बोले तुम क्यों नहीं? बोले हम क्या करें, हम बैठे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? इसीलिए जैसे ही जब ये विपक्ष के लोग बोलते हैं कि ईवीएम से हो गया, तो मैं उनको भी यही कहता हूं कि ये फर्जी बातें मत करो। गलत को गलत कहना चाहिए। खैर आलोक वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव देखिए। वो विधानसभा चुनाव इस अखिलेश यादव की इस धारणा का समर्थन करते हैं कि जिसने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया, वो पार्टी खुद या गठबंधन के साथ दिल्ली में सरकार में आई। शायद सपा की खुशफहमी का कारण यही इतिहास हो जिसका जिक्र वो कर रहे हो। आलोक जी। अमिताभ भाई, निश्चित रूप से 2024 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, हमारे लिए उतना बेहतर रिजल्ट लेकर नहीं आया जितना हमें उम्मीद थी। और निश्चित रूप से हर सियासी दल का अपना एक आकलन होता है। हमने भी आकलन किया, हम भी बैठे, हमने भी मंथन किया, और हमारा आकलन ये है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो गफलत का चुनाव था। जब हमने नारा दिया 400 के पार, तो हमारे जो प्रत्याशी थे उन्होंने ये मान लिया कि मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, और उसके लिए जो शुरुआती जरूरत होती है, जो लोगों के बीच जाने की जरूरत होती है, जो मेहनत की जरूरत होती है युद्ध के आखिरी समय में, वैसी मेहनत हमारे प्रत्याशी नहीं कर पाए, और शायद हम भी गफलत के शिकार रहे। तो कभी कभी किसी भी सियासी दल के सामने इस तरीके की स्थितियां आ जाती हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2014 के बाद से कोई भी इलेक्शन हुआ हो, चाहे 2014 का हुआ हो, 17 का हुआ हो, 19 का हुआ हो, 22 का हुआ हो, कोई भी गवई इलेक्शन हुआ हो, ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ हो, शहरी इलेक्शन हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी पुख्ता तरीके से जीत हासिल करती रही है। लोकसभा इलेक्शन के बाद नवंबर 2024 में उपचुनाव हुआ था, 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी इतना बेहतर चुनाव अगर लड़ सकी थी 2024 पे, इतना उसकी बयार थी, तो मुझे लगता है कि 2-4 महीने बाद जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी उसे जीतना चाहिए था। 9 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। उसमें जो सबसे टफ सीट थी कुदरकी की सीट, सब टफ सीट थी, कटहरी की सीट, भारतीय जनता पार्टी जीती। कुदरकी में तो हम मान के चल रहे थे कि शायद उतना अच्छा प्रदर्शन हम वहां ना कर पाए, क्योंकि एक जाति विशेष जो हमें आमतौर पे वोट नहीं देता, वो शायद हमसे कुछ नाराज हो, किसी दूसरे दल को वोट दे दे। लेकिन कुदरती में भी हमने शानदार प्रदर्शन किया, करीब 1.5 लाख वोटों से कुदरती में हमसे वहां की सीट हम जीत पाए।
तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश का कोई भी जाति, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का यही विश्वास है जो हम कहते हैं मऊ की सीट भी हम जीतेंगे, कोई भी चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि गफलत एक बार हम खा सकते हैं, बार बार धोखा तो नहीं खाएंगे, बार बार गफलत में हम नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भी चुनाव होगा, चाहे अगला जो चुनाव आने वाला है वो है, और चाहे जो उपचुनाव होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हर वोट का डेटा हमारे पास मौजूद है। आलोक वर्मा जी ने सबसे सही बात कही, सबसे ईमानदारी की बात कही। बाकी सब जलेबी बना रहे थे, दाएं बाएं बच के भाग रहे थे। उन्होंने ये नैतिक साहस दिखाया और कि स्वीकार किया कि 24 का चुनाव गफलत में गया। हाँ, सच्ची बात है। जो नहीं मान रहे, नहीं बोल रहे, वो या तो ना समझ है या फिर दूसरे कुछ है भाई, वो जाने क्या। उनने चश्मा लगा लिया, कोई अब ठीक है, बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लो, मुंह दो आग कहता हूँ कचुनाई, तुलसीदास कह गए, आंखें बंद कर लो तो कहीं कुछ नहीं। क्या रेगिस्तान और क्या कश्मीर, मौजी मौज है। मैं मानता हूं धर्मेंद्र भाई, बड़ी बात कह रहा हूं, अचानक दिमाग में आ गई। जब 19 का गठबंधन नहीं फला मायावती और अखिलेश यादव का, वो गठबंधन फलना चाहिए था। राजनीति शास्त्र के जितने सिद्धांत थे वो सब पर खरा उतर रहा था। अब बकलोली कोई करे कि वो इसलिए नहीं फला, ये केमिस्ट्री मैच नहीं, वो बकलोली है। लेकिन मालूम असली वजह क्या थी धर्मेंद्र जी? असली वजह मालूम है क्या है? असली वजह ये थी कि जब ये गठबंधन हुआ तो हमने उस गठबंधन के एक शीर्षस्थ नेता से बात हुई चुनाव से पहले, तो अनुमान लगा कि 65 से 75 सीट भी जीत सकते हैं। मैंने कहा कि ये देखना होगा कि इस चुनाव को अगर आपके प्रत्याशी सेरिडोन की गोली समझ के ऐसे पानी से पीने की कोशिश करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। क्या चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना होगा प्रत्याशी को। नहीं लड़े, मायावती अखिलेश दे दीनी संदेश है, बाजी 19 में पलटाई, गाना बजाओ सब मस्त हो गए। क्या बोले अब तो संदेश दे दिया मायावती अखिलेश ने, कोई संदेश नहीं पहुंचा नीचे। भैंस गई पानी में, 10 बहन जी जीती, 5 आप जीते, 5 तो आप बिना गठबंधन के भी जीते थे। वही 24 में हुआ जो 19 में सपा बसपा के साथ हुआ, वही 24 में भाजपा के साथ हुआ। बोले हो गई बात, डन, ओके, टाटा बाय बाय, हो गया। गुल्लू भी जीत रहे हैं, पप्पू भी जीत रहे हैं, सुरेश भी जीत रहे हैं, महेश भी जीत रहे हैं, सब 5 लाख से जीत रहे हैं। क्या अब वो सब दूध जलेबी खा के सो गए? मैं मानता हूं चुनाव होता है। सौरभ द्विवेदी आप भी समझो, चुनाव होता है। कितना भी बड़ा नेता लड़े, कितना भी उसका औरा बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हर ऑपरेशन बड़ा होता है, कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता शरीर में, ठीक? जरा से कट से भी जान चली जाती है, समझ गए? ऐसा नहीं कि केवल हार्ट से ही जान जाती है, आंख के ऑपरेशन में भी आंख की रोशनी चली जाती है। वैसे कोई चुनाव छोटा नहीं होता और कोई नेता इतना बड़ा नहीं होता कि उसके सामने चुनाव छोटा हो जाए। और अगर आप ज्यादा खुलासा करने को तो मैं एक ऐसे चित्र दिखा दूंगा जिसमें पर आप सब लोग हमेशा के लिए मान लोगे कि हाँ ऐसा नहीं होता। क्या इंदिरा गांधी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन अभी दूंगा नहीं, कटुता बढ़ जाएगी। क्या ये जनता है? आलोक वर्मा ने ठीक बात कही। मैं मानता हूं राघवेंद्र भाई, मैं मानता हूं 75% उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वो कैसा है, उसकी छवि कैसी है, उसका संपर्क कैसा है, सामाजिक समीकरण उसके कैसे हैं, व्यवहार कैसा है। क्या और 25% में आलोक जी, सौरभ जी, नेता, हेलीकॉप्टर, चौपर, रेला, मेला, रैली, थैली सब आती है। क्या 75 वाला ठीक नहीं होगा तो 25 वाले 2500 का नंबर दे दे तो भी चुनाव नहीं जीतेगा। धर्मेंद्र सिंह को याद होगा कि 19 में टिकट कैसे बटी थी,
मुझे तो मालूम है। क्या चाहे इनका घर हो चाहे बहन जी का हो, क्या कहा जा रहा था? अरे ये टिकट नहीं है पागल, ये चुनाव की टिकट नहीं है, ये लोकसभा में एंट्री की टिकट है बुड़बक। यही कहा जा रहा था धर्मेंद्र भाई। आपके यहां से भी जो टिकट लाए उनने मुझे यही बताया, और बहन जी के यहां से लाए उनने भी यही बताया था। क्या बोलो भाई साहब, ये बताया कि ये टिकट वहां की है शपथ की, क्या चुनाव तो फॉर्मेलिटी है। उनने कहा अरे गजब, ऐसा मंत्र हाथ लग गया। उतना ही जीते जितना आप पहले जीते थे, 5 बहन जी जरूर 10 जीत गई, क्योंकि उन्होंने कुछ मजबूत आदमियों को अपने ढंग से, जो उनका तरीका है उस ढंग से देख के उतार दिया, तो वो 10 लोग जीत गए। वही बात मैं आलोक वर्मा जी की पार्टी के लिए भी कहूंगा। चुनाव होता है, और अगर जनता ने कहा कि सौरभ द्विवेदी नहीं चाहिए क्या, और आलोक वर्मा ने जबरदस्ती की नहीं लड़ाएंगे सौरभ को ही, तो लिख लीजिए मेरी बात, सौरभ द्विवेदी की जमानत जब्त करा के जनता भेजेगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप मेरे मालिक नहीं हो सकते। क्या राजभर के विधायक जिताए जनता ने, लेकिन राजभर के कहने से दारा सिंह को नहीं जिताया। 42,000 सुधाकर जीते, अरुण को नहीं जिताया, राजीव राय को जिताया, सिर्फ इसलिए कि ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, हवा में न उड़ो। सौरभ जी समझ रहे ना, भारत की जनता कुछ करे ना करे, लेकिन उसके पास एक वैक्सीन हमेशा रहती धर्मेंद्र भाई, आलोक जी, जो हवा में उड़ा उसके पिछवाड़े में वो इंजेक्शन लगा देती है वैक्सीन का। क्या कभी बैठिएगा तो मैं 100 नेताओं की लिस्ट बता दूंगा। क्या जनता को सबसे ज्यादा नफरत है हवा में उड़ने से। क्या आपने कहा हमने सबको जिता दिया, उनने हम तुम्हारा लड़का हराए दे रहे, आ जाओ। क्या अब बोलो। इसीलिए मैंने 19 का उदाहरण दिया, उससे बड़ा कॉम्बिनेशन सामाजिक धरातल पर भारत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं आज भी ये कहता हूं, आज भी। क्या और उसमें अजीत सिंह भी शामिल थे। सोचिए, इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन हो सकता था? और उस कॉम्बिनेशन में अजीत सिंह चुनाव हार गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि सबने ये सोच लिया कि अरे गुरु ये तो रसमलाई है, अब चुनाव है, रसमलाई है, ऐसे मुंह में रखेंगे वो अंदर। जिसको देखो वो शेरवानी से लाने में लग गया तो चुनाव छोड़ के, तो शेरवानियां फिर बेकार हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता आपके अहंकार के बोध को स्वीकार नहीं करती। भारत की जनता गरीब हो सकती है, कम सम पढ़ी लिखी हो सकती है। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, आलोक जी। इंदिरा जी ने कहीं कुछ बोला था, उस पर उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने लिखा था कि इंदिरा जी, भारत की जनता गरीब हो सकती है, स्कूली शिक्षा से वंचित हो सकती है। तब तो बहुत कम स्कूली शिक्षा थी भारत में। जयप्रकाश जी बोले लेकिन उसका विवेक सदा जागृत रहता है, सदा सक्षम रहता है, फैसला करने में सक्षम है वो। चुनावों के नतीजे खट्टे मीठे इसीलिए आते हैं क्योंकि जनता को समझ है, वो जानती है कि कौन कहां खड़ा है कितने पानी में। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या
स्वाद है? अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।